नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मैं साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट को कवर करता हुआ चलूंगा। साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को यहां पर कवर कर रहा हूँगा। MCQ माध्यम से बाइलिंगुअल आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आपको बेहतर लगती है, आपका रिस्पांस बेहतर आता है, तो आपको चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा हुआ है। जहां पर डाउट होगा वो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जो तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगी? देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन होता है जब मान लीजिए मैंने यहाँ परफ्यूम छिड़क दिया, तो परफ्यूम के पार्टिकल यहाँ पर बहुत सारे आ गए। अब जब ये पार्टिकल इस स्थान पर मूव करेंगे, इस प्लेस पर मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से मूव कर रहे हैं? डिफ्यूजन से। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ जब मूव करते हैं, क्योंकि परफ्यूम यहाँ थोड़ी ना होगा। जब यहाँ नहीं है तो यहाँ पर परफ्यूम के पार्टिकल बहुत कम है और यहाँ पर परफ्यूम के पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा से जब कम की तरफ मूव करेंगे उसे कहते हैं डिफ्यूज़न। और जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो ये बढ़ जाता है। क्यों? ठंडे खाने में जब ठंडा खाना होता है तो आप दूसरे कमरे पर बैठे होते हैं, आपको खुशबू नहीं आती। लेकिन अगर खाना पक रहा होता है, मतलब गर्म है खाना, तो आपको खुशबू आ जाती है। मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो डिफ्यूज़न तेज होगा। तो ये तो सही है, डिफ्यूज़न, बिल्कुल डिफ्यूज़न होना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं, इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। बताऊं आपको, एग्जाम्पल है आपके गीला कपड़ा। आपका जो गीला कपड़ा है उसको आप गर्मी में अगर सुखाएं, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी में सुखाएं या फिर सर्दी में सुखाएं, तो सर्दी में टेम्परेचर कम होता है, तो आपका जो इवेपरेशन है गर्मी में ज़्यादा होगा, ठंड में कम होगा। तो इवेपरेशन टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा ना, तो ये भी बिल्कुल सही है, इवेपरेशन भी बढ़ेगा। बोल रहा है ना, कौन सी ऐसी घटनाएं जो तापमान बढ़ाने पर बढ़ेंगी? तो दोनों चीज़ तो बढ़ रही हैं, डिफ्यूज़न भी बढ़ रहा है और इवेपरेशन भी बढ़ रहा है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, कंप्रेशन ऑफ गैस। गैस को कंप्रेस करना है, गैस को दबा के रखना है। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो गैस दबेगी? ऐसा तो नहीं होगा, गैस फैलेगी, क्योंकि उसके पास और एनर्जी आ जाएगी। किसके पास? गैस के पार्टिकल्स के पास और एनर्जी आ जाएगी। अगर आप उसको दबाएंगे, दबा कर रखेंगे, तो फट सकता है। जब आप उसको टेम्परेचर देंगे, पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है, तो उस कंटेनर को ही फाड़ सकता है, लेकिन वो दबेगी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर के बाद जो एनर्जी होगी उससे पार्टिकल ज़्यादा तेज मूव करने लग जाएंगे और पार्टिकल एक्सपेंड करेंगे। तो अगर ये भी कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन होता तो सही हो जाती स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गलत। समझ पाए? चलिए आगे बात करें। तो इवेपरेशन के बारे में हमने जान लिया, ये तो बढ़ेगी। कंप्रेशन नहीं होगा गैसों का, तो ये भी गलत है। सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है? बी ऑप्शन भी वैसे गलत है, क्योंकि इसमें कंप्रेशन ऑफ गैस बोल दिया गया। लेकिन सॉल्युबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। एक पानी है, 1 लीटर पानी है, उसमें आप, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 किलोग्राम चीनी मिला दी है ना। एक टेम्परेचर है, उसके बाद वो मिल नहीं रही, उसके बाद नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? तो नहीं मिलेंगे, तब पार्टिकल्स मिलेंगे। मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर ये कंप्रेशन वाला ऑप्शन नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। ये गलत हो गई अभी। क्यों? कंप्रेशन ऑफ गैस यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्रेशन ऑफ गैस नहीं होगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ पाए? अगले की बात करें तो इवेपरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ पाए? अगले की और बात कर ले। देखिए अगले में लिखा हुआ है इवेपरेशन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डिफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैस लिखा हुआ है। मैं इसको हटाऊं?
कंप्रेशन ऑफ गैस लिखा हुआ है, तो कंप्रेशन ऑफ गैस तो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया हूं इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझा पाया हूं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बेहतर तरीके से समझाने की, अलग अलग एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, और ये तो आंसर है, यहां पर आंसर लगा रखा था अगले क्वेश्चन की। यहां पे बात करते हैं, फोटो को थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर, जब गर्मी पड़ रही होगी उस समय की बात है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकॉज कूल बिकम कूल ऑफ द फिनोमिना ऑफ। तो ग्रीष्म काल में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? बचपन का क्वेश्चन है लेकिन मैंने ले लिया है, एनसीईआरटी से ही उठाया है, इसीलिए एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जो 9-10 की एनसीईआरटी है वहाँ से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मैंने यहाँ कवर किया है, ठीक है। और वहीं से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बोला जा रहा है कि घड़े में पानी जब रखा जाता है तो वो ठंडा होता है नॉर्मल के मुकाबले। रीज़न क्या है? कि रीज़न घड़े में ना छोटे छोटे छेद होते हैं, अब उसकी वजह से पानी निकलता है बाहर। पानी जब निकल रहा है तो पानी को इवेपरेट होना है, मतलब पानी को वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है। वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको गर्मी चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए, हीट चाहिए। अब वो कहाँ से हीट लेगा? वो ले लेगा पानी से हीट। अब पानी से हीट ले लेगा तो पानी ठंडा हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या यहाँ पर यूज हुई? इवेपरेशन। कौन सी? इवेपरेशन। इवेपरेशन होता क्या है? जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है तब होता है इवेपरेशन, ठीक है। आप कहेंगे अच्छा टेम्परेचर देंगे तो, हाँ टेम्परेचर एक फैक्टर है इसका, लेकिन आप इसमें टेम्परेचर दें या ना दें वो खुद ही में खुद इवेपरेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कमरे में टेम्परेचर आपका नॉर्मल है, वहाँ पर अपने कपड़े को डाल दें, 2 दिन डाल के रखें, तो क्या कपड़ा सूख नहीं जाएगा? गीला कपड़ा सूख जाएगा ना। कौन सी प्रोसेस? इवेपरेशन प्रोसेस, क्योंकि आपने उसमें टेम्परेचर थोड़ी ना दिया है, वो खुद सूख रहा है। जो एनवायरनमेंट की हीट है उसको यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर देते नहीं है खुद में खुद, वो कहीं ना कहीं से टेम्परेचर वाला हीट को ले लेता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें अगले प्रोसेसेस की बात कर लें। डिफ्यूज़न मैंने आपको बता दिया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ मूव करता है, उसे कहते हैं डिफ्यूज़न। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब लीफ से, मतलब प्लांट है, प्लांट की लीफ है, लीफ के पास स्टोमेटा है, छेद है, उन छेदों से पानी का लॉस होता है, उस लॉस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस जो हो रहा है उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। वो प्रोसेस कौन सी है? ट्रांसपिरेशन। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस को थोड़ा समझा देता हूं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, स्टेटमेंट में पहले बोल देता हूं। ऑस्मोसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जब एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में वाटर का मूवमेंट हो, किसका? लिक्विड का मूवमेंट हो, जहां पे सॉल्यूट कम हो और दूसरे में सॉल्यूट ज्यादा हो। नहीं समझ आया? समझाता हूं। तो ऑस्मोसिस क्या है? जैसे मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है बहुत बड़ा सा, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए लगा रखी है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का मूवमेंट हो एक जगह से दूसरी जगह। याद रखिएगा डेफिनेशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी आपको यूज करना है, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, दोनों में वाटर का लेवल सेम है। यहां पर 1 किलोग्राम चीनी मिलाई गई, यहां पर 1 ग्राम चीनी मिलाई गई। अब आपसे मैं पूछता हूं पानी किस तरफ मूव करेगा? सिर्फ पानी मूव करेगा। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वही मेम्ब्रेन है जिससे सिर्फ और सिर्फ पानी मूव करेगा, यहां पर चीनी मूव नहीं करेगी। ये चीनी जो मैंने मिलाई है, चीनी का मूवमेंट नहीं होगा। तो आप बताइए किस तरफ पानी मूवमेंट होगा? तो आप कहेंगे 1 ग्राम के पास रिस्पेक्टेड वाटर ज्यादा है ना। 1 ग्राम का जो सॉल्यूशन है इस पे पानी का जो रिस्पेक्टेड है, चीनी के रिस्पेक्ट में पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। तो पानी यहां पर मैं मानूंगा ज्यादा है, जब यहां पर ज्यादा है तो इस तरफ मूव करेगा पानी। किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ। और जब तक मूव करेगा जब तक कि दोनों की जो चीनी के रिस्पेक्ट में पानी है वो बराबर नहीं हो जाता। समझ गए? समझे? जब तक, मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं, यहां पर अगर 1 ग्राम है तो 1 ग्राम के लिए
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको वैसे मतलब कैलकुलेट मत करने लग जाना। मान लो यहाँ पर 1 ग्राम चीनी है, इसके रिस्पेक्ट में 1 ग्राम ही वाटर हो जाए, और यहाँ के पानी में भी 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में 1 ग्राम वाटर हो जाए, तब तक ये मूव करेगा। मतलब दोनों तरफ रिस्पेक्टेड वाटर इक्वल होगा चीनी के रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये मैं आपको क्लियर करूंगा, आप सिर्फ अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप इसे समझ जाएंगे। मैं ये चारों प्रोसेस आपको समझा पाया शायद, अगर आपको नहीं समझ आया तो चैप्टर जब कराऊंगा तब समझा पाऊंगा। अगर आप में से किसी एक को भी समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए साइंस की वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद है कि आप इसे सपोर्ट करेंगे। आंसर वैसे यहाँ के लिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ लगा भी रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। तो लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। सिंपल सी बात है, लोहे पर जंग लगा है तो क्या होता है, ये एक कोरोजन की प्रोसेस हुई है। मतलब लोहे ने एनवायरनमेंट में जो वाटर है, वाटर वेपर है, उससे और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली है, जिसकी वजह से जंग लग गया। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं, ये प्रोसेस होती है कोरोजन की, याद रखना है। यहां पर क्या है, एक कोरोजन हुआ, बिल्कुल सही बात मैंने बोल भी दिया था, कोरोजन हुआ है एंड इट इज फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। अच्छा, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जब एक बार चेंज हो गया तो दोबारा से वापस उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल में बहुत अच्छा मेरे दिमाग में आया, वाटर इसका एग्जाम्पल है। वाटर और आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो और वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज करके कर सकते हो ना। तो ये क्या हो गया, ये एक फिजिकल चेंज है। लेकिन जंग लगा हुआ जो लोहा है, क्या उसको आप सही करके दे सकते हो मुझको? नहीं दे सकते ना। तो ये क्या है, केमिकल चेंज। जला हुआ कागज क्या है, केमिकल चेंज। ठीक है, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता वो हो जाएगा मेरा केमिकल चेंज, जिसको रिवर्स किया जा सकता है वो मेरा क्या है, फिजिकल चेंज। तो कोरोजन जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये तो रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो ये फिजिकल एज वेल एज केमिकल नहीं होगा। क्या होगा, ये कोरोजन तो है सी ऑप्शन जो, लेकिन केमिकल चेंज हुआ है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। शायद आप समझ पाए होंगे, है ना। चलिए आगे बात करें, तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। इसके पास एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टीज होती हैं। दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, सॉल्यूशन का एक चैप्टर है उस पे, मतलब सॉल्यूशन नहीं, मिक्सचर का चैप्टर है, उस पर लिखा हुआ है। तो देखिए, आयोडीन ना कम मात्रा में मिला होता है, किसमें, आयोडीन कम मात्रा में एल्कोहल में मिला होता है, तब ये क्या बन जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। याद रखना है, इसमें आयोडीन है सॉल्यूट, कम मात्रा में है, एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में है, तो एल्कोहल हो जाएगा सॉल्वेंट, और दोनों मिलकर क्या बनाए, सॉल्यूशन। तो ये आयोडीन और एल्कोहल का क्या है, सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मैं इसको सही से लिख दूँ, रुकिए, यहाँ पे लिख दूँ नीचे, तो सॉल्यूशन मिलकर ये क्या बने हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, समझ पाए। चलिए आगे बात करें, तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक चिन्ह क्या है। नाइट्रोजन गैस आपको पता है, नाइट्रोजन ये जो चीज़ है, ये आपको किसमें क्या कहते हैं, एक चैप्टर है डाल्टन वगैरह का चैप्टर है, उसमें बताएगा। चैप्टर मुझे याद नहीं है, चैप्टर का नेम याद नहीं है, एनसीईआरटी का है, तो वहाँ से ही क्वेश्चन लिया है मैंने। केमिकल सिंबल नाइट्रोजन गैस का आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं नॉर्मल आपसे पूछूं, नाइट्रोजन के पास आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहोगे आउटर ऑर्बिट में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 5। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर है 7, 2 तो हमारे आ गए, जो हमारा के सेल है उसमें, उसके बाद कितने बचे, 5, तो आउटर ऑर्बिट में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास अवेलेबल होते हैं। अब 5 अवेलेबल हैं, आपको पता है कि दूसरे सेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने की रिक्वायरमेंट है। अब 8 सोचिए, अब ये 3 किसी को ले ले, 3 किसी से ले ले, या 5 किसी को दे दे,
क्या कर सकता है? आप कहोगे 3 ये ले लेगा, बिल्कुल, लेकिन इतनी जल्दी आसानी से कोई इसे 3 थोड़ी ना दे देगा, है ना। जब ये 3 देगा नहीं तो ये क्या करेगा, खुद नाइट्रोजन के साथ मिलके ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब ये कोवलेंट बॉन्ड कहाँ से मैंने डाल दिया? कोवलेंट बॉन्ड ये होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग की जाती है। जब तक हमें कोई और नहीं मिल रहा तब तक आके दोनों भाई बंधु साथ में रह लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक नाइट्रोजन यहां पर और है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप कहोगे इसके पास भी 5 होंगे, 5 है आउटर ऑर्बिट में। उसके बाद ये दोनों क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, ये अपना एक घर टाइप का बना लेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे कहेगा भाई थोड़ी टाइम के लिए दे दे, तो इसके पास कंप्लीट हो गए 8। उसके बाद ये नाइट्रोजन भी वही सेम चीज़ करेगा कि अपना एक घर बना लेगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ले नहीं लेगा, शेयर कर लेगा। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, N2। तो हमारे एनवायरनमेंट में किस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो ये हमें इस तरीके से नाइट्रोजन 2 के फॉर्म में उपस्थित मिल जाएगा। तो N2 के फॉर्म में हमको नाइट्रोजन मिलता है, याद रखिएगा। कैसे, कोवलेंट बॉन्ड बनाकर। ठीक, चलिए आगे बात करें। यहां पर आंसर आपने देखा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट द हाइएस्ट, इनमें से किसका वेट हाइएस्ट है आपसे पूछा जा रहा है। और हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहें तो निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा, मतलब सबका भार निकालना है। एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं लिखकर इसे मिटा दूंगा क्योंकि स्पेस यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा किसका, मोल का। यहां पर सबके आगे मोल लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। मोल बराबर होता है किसके, तो मोल बराबर है मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि मैं इसको आपको ऊपर से ही पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, क्वेश्चंस के माध्यम से समझाता हुआ चल रहा हूं। जब चैप्टर वाइज होगा तो मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मोल बराबर होता है मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। एमएम का मतलब मॉलिक्यूलर मास है ना। सबका मॉलिक्यूलर मास हमको याद होना चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो याद होना ही चाहिए। जो थोड़े लेजेंट है वो 30 तक याद कर सकते हैं, है ना। तो यहां तक याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए फायदा ही होगा। तो यहां पर सबका मेरे को पहले निकालना पड़ेगा क्या, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आप निकाल देंगे, यहां पर डालेंगे और मोल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आता रहेगा सबका। मतलब मास सबका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो आगे आपको मोल दे रखे हैं उनसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका मास आ जाएगा। यही प्रोसेस करेंगे ना, सब में यही करूंगा। मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है, मिटाता हूं। आप अगर आपको ना हो तो बैक करके देख लीजिएगा। तो अब मैं इस पे सबका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, उसके बाद इनके आगे नंबर जो लिखा हुआ है, मतलब मोल नंबर, मोल के जो नंबर लिखे हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई करता करता सबके मास निकालता चला जाऊंगा। अच्छा, कार्बन का कोई मुझे बता सकता है क्या, क्या बता सकता है? कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपको पता होगा, मैं फिर भी लिख देता हूं। कार्बन का होता है 12, कितना, 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूलर मास है, 1। ऑक्सीजन का कितना है, 16। कितना है, 16। और कोई है इनमें से एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कैल्शियम का कितना है, तो आप कहोगे कैल्शियम का है 40। ये मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ नीचे लिखूंगा। कैल्शियम का कितना है, 40। और कोई है, कैल्शियम, सब हो गए, ठीक है। अब मैं इनमें सबका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। यहाँ पर कितने हैं, कार्बन 12, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 12। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 144। 144 आ गया। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 22 एक है इसका, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 आ जाएगा इसका मास कितना आ गया, 22, है ना। ऑक्सीजन कितने हैं, 11 को आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 और 1 17, मतलब आपको 176, 22 और 144 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका जो ये लिखा हुआ सुक्रोज का फॉर्मूला है, क्या लिखा है, सुक्रोज का फॉर्मूला, इसका आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। करूं मैं इसको प्लस, तो कितना आ गया, ये आ गया 2 आ गया, उसके बाद 1 कैरी 5, 7 और 4 आ गया, फिर उसके बाद 3, तो 342 आ चुका है इसका
मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसके बाद 0.2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा क्या, इसका आ जाएगा मास, है ना। बताया था मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला, याद करिए। तो पॉइंट हटा के मैंने 0 लगा दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 8 और 6, और एक 0 लगा हुआ है तो नीचे 0 लग गया, मतलब 68.4 आपका इसका मास आ चुका है, किसका, सुक्रोज का। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया इसको मिटाकर वहाँ पे लिख देता हूँ 68.4, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बाकियों से हम कंपेयर कर लेंगे। शायद मैं समझा पा रहा हूँ और आपको समझ भी आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है जिससे कि मेरे को समझ आए कि हाँ मैं समझा पाया हूँ आपको, ठीक है। और समझा पाया हूँ, बहुत आराम से समझा भी रहा हूँ। तो 68.4 कितना, 68.4 आ गया मेरा सुक्रोज का मास। अगले वाले के निकालेंगे, बहुत आसान है अगले वाला। तो कार्बन कितना है, 1, 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2, और 16 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 32, 32 और 12 कितना, 44। इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास 44, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 88। तो ये तो इसका निकल गया। तो ये पहला तो कट गया, पहला तो नहीं हो सकता, पूछा जा रहा है सबसे अधिक किसका होगा। तो आप सबसे अधिक किसका बता पाएंगे, इन दोनों के कंपेयर में बी का सबसे अधिक होगा। अभी तो नीचे वालों को भी अभी चेक करेंगे। मैं इसको सही से लिख रहा था इसलिए मिटाया है, ठीक है। चलिए अब नीचे वाले का चेक करें। तो अब यहाँ पर कैल्शियम है कितना, 1, तो 40 इसका है। कार्बन कितना है, 1, 12 और 40 कितना होगा, 52, है ना। 40 और 12 52 लिख दो, या 40 + 12। और उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 3, 16 को 3 से मल्टीप्लाई, 16 है ना उसका मास, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 48, प्लस कर दो इनको तो कितना आ गया, 60 40 100 आ गया। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, इसका पूरा आ गया, कितना आ गया 200। ये लो, ये तो इसका भी निकल, इसका ज़्यादा निकल गया। तो अब तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बी तो गया, है ना। अभी मेरे को करना है अगले वाला। तो ये क्या है, वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसका 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 16, 16 और 2 कितना हो गया, 18, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 180। ये लो, इनमें से सबसे ज़्यादा किसका मास है, आप कहोगे सबसे ज़्यादा है मास इन तीनों के कंपेयर में किसका, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ आया, समझा पाया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर समझ में आया है तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ समझ में आ गया, ठीक। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, आंसर आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर भी बता सकता था लेकिन पूरा बताना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हिंदी में विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना है किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम, आपको पता है मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है, आप कहोगे 12 होता है, याद है हमको, याद है ना, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 नंबर होता है। अब जब हम इन्हें शेल्स में भरते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर, साइंटिस्ट हैं जो कि जिनका नाम है बोर, जिन्होंने रदरफोर्ड की गलतियों को सही किया था। रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन घूमते हैं शेल्स में, उन्होंने ये नहीं कहा था शेल्स में घूमते हैं, कहा था इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब किसी साइंटिस्ट ने कहा कि घूमते हैं, तो ऐसा होगा कि एक टाइम आते आते सेंटर में चला जाएगा। और ये कहा गया डाल्टन जी के द्वारा कि कभी भी एटम को ना बनाया जा सकता, ना फिर तोड़ा जा सकता, नष्ट किया जा सकता। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो इसलिए वो बता नहीं पाए थे। बाद में बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते तो हैं लेकिन वो अपनी शेल्स में घूमते हैं। तो उन्होंने शेल्स के नाम दिए हैं, पहली शेल है K, दूसरी शेल है L, तीसरी M, उसके बाद N, और फिर आगे अगर जरूरत पड़ती है तो और बढ़ा सकते हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालने चाहिए, मतलब पड़े होने चाहिए। उसके बाद 8 होने चाहिए मैक्सिमम, उसके बाद 8 या 18, M में कितने, 8 या 18, और N में उसके बाद 32। ये क्या फॉर्मूला है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, बस आप अभी सीक्वेंस देख लीजिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो पहले में देखिए 2 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसके पास। अब बचे 10, फिर अगले में 8 डाल दो, अभी भी उसके पास है। अभी कितने बचे, 2, तो फिर अगले में 2 डाल दो, बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कौन सा इसमें आंसर हो रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। समझ पाए, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवर ऑफ। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन
प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की? तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की आपसे पूछा जा रहा है। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है किसने? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन। अब लिख लीजिएगा ना, थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन की किसने की है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, विकिपीडिया में आपको रदरफोर्ड भी दिया हुआ है। क्या? प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो हमारे 9th-10th की एनसीईआरटी है, उसमें यह कहा गया है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की है गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब हमारे जो न्यूक्लियस है किसी एटम का, वो किसने डिस्कवर किया? तो वही डिस्कवर किया था किसने? रदरफोर्ड ने, हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो रदरफोर्ड यहां पर आंसर क्या होगा? रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की? तो सी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ पाए? चलिए आगे बात करें। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में बेसिक सा क्वेश्चन मुझे दिखा, मैंने कहा चलो डाल देते हैं, थोड़ा कम समझाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र के बने होते। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। ये तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, आंसर देख लीजिए आप यहां पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम? इनमें से कौन सा फंक्शन राइबोसोम का नहीं है? बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, राइबोसोम के बारे में इतना पढ़ लेते हैं कि सिर्फ प्रोटीन का डेवलपमेंट करता है, और एनसीईआरटी में एक लाइन है, क्लियरली लिखा हुआ है कि राइबोसोम प्रोटीन को डेवलप करता है ना। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, ठीक। तो यहाँ पर आपसे बात की जाए कि कौन से ऑप्शन राइबोसोम के अकॉर्डिंग सही नहीं है, मैं दोनों चीज़ बताता हुआ चलूँगा। तो इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, बिल्कुल ये तो एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम जहाँ पर होगा वहाँ पर होगा, ठीक है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम किससे बनते हैं? एंजाइम्स किससे बनते हैं? तो आप कहोगे एंजाइम्स बनते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन्स अवेलेबल होगा तो एंजाइम्स का डेवलपमेंट भी होगा, है ना। तो यहां पर यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब राइबोसोम्स हेल्प करता है प्रोटीन भी फॉर्मेशन, प्रोटीन के फॉर्मेशन में, ये बात सच है, याद रखिएगा। अगला है, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। हार्मोन को राइबोसोम नहीं मदद करता, ठीक है। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स काम करते हैं हार्मोन्स को सिक्रीट करने में और मैन्युफैक्चर करने में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला मतलब पार्ट है इसका, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। ये स्टार्च मॉलिक्यूल को बनाने में मदद करता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। तो यहां पर दो स्टेटमेंट गलत है, थर्ड और फोर्थ यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत ही यहां पर पूछा गया, तो सी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल पर लगी गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथ के पीछे और खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है। देखिए, गोलकीपर जब बॉल आती है उसकी तरफ काफ़ी स्पीड से, तो बॉल की अपनी एक मतलब एक फोर्स होगा, एक अपना फोर्स है, तो उस फोर्स को अगर वो बिल्कुल ऐसे स्टक करके रोकेगा तो उसके हाथ में चोट लग सकती है। तभी वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे ले जाता है, जिससे कि उसके हाथ पर जब बॉल आई तो उसका जो फोर्स है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो टाइम दे देता है उसको। इसे कहते हैं इम्पल्स। जो उसका इम्पल्स और मूवमेंट दोनों, मोमेंटम, इम्पल्स और मोमेंटम दोनों सेम है, दोनों की यूनिट सेम होती है ऑलमोस्ट। दोनों को एक्सप्लेन भी एक तरीके से किया जाता है। तो क्या करता है गोलकीपर, थोड़ा सा टाइम दे देता है, जिससे कि क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है, या तो आप इम्पल्स लिख लीजिएगा ऊपर, या तो फिर आप मोमेंटम लिख लीजिए। पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एनसीईआरटी में पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और नीचे टाइम। सोचिए, टाइम जब ज़्यादा मिलेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो उसके हाथ में जो फोर्स है वो कम लगेगा। तो गोलकीपर क्या करता है, टाइम ज़्यादा कर देता है, जिससे कि फोर्स उसके हाथ में कम लगे और मोमेंटम अपना कम होता जाए टाइम के साथ साथ, क्योंकि उसके हाथ का जो फोर्स है वो मोमेंटम कम कर रहा है,
टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो बॉल का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी। और ये किसके लॉ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैंने थोड़ी ना बनाया है, ये किसका लॉ है? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग गोलकीपर कर रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर देखते हैं ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं। तो एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, बहुत ज्यादा फोर्स वो लगा रहा है, फोर्स थोड़ा ना लगा रहा है, वो टाइम को ज्यादा कर रहा है ना, और ताकि मोमेंटम धीरे धीरे कम हो जाए। तो रिड्यूस टू फोर्स एक्सर्ट बाय द बॉल ऑन द हैंड, वो क्या ये करने के साथ साथ जो बॉल आ रही है उसका फोर्स वो रिड्यूस करना चाहता है। तो फोर्स को डायरेक्टली वो रिड्यूस थोड़ा ना कर देगा। कैसे डायरेक्टली कर देगा? डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, या तो मोमेंटम से खेल सकता है या तो फिर वो टाइम से खेल सकता है। तो क्या कर रहा है? ये भी नहीं कर रहा। इंक्रीज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है मोमेंटम को। अब इंक्रीज करेगा तो और लगेगी ना उसके हाथ में। इंक्रीज के आगे ले जा रहा है क्या? हाथ को आगे थोड़ा ना ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है। तो क्या कर रहा है? डिक्रीज द रेट ऑफ द मोमेंटम। बिल्कुल, मोमेंटम के जो रेट है, जो टाइम है, उसको क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इस पूरे चीज को क्या कर रहा है? टाइम को बढ़ाकर इस पूरे चीज को डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज समझ आ रहा है ना? जब नीचे वाला होगा ज्यादा तो ये पूरा जो रिजल्ट आएगा इनका वो तो कम आएगा ना। तो ये यही कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? फोर्स को वो डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है? टाइम को बढ़ाकर। बॉल को अपने हाथ को पीछे ले जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा उसके हाथ पे बॉल आने का। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर यहां पर बिल्कुल सही। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला लॉ क्या है? कोई बॉडी चल रही है, चलती रहेगी, बचपन में पढ़ा था, है ना। और थर्ड लॉ क्या है? बॉडी पर एक फोर्स लगाओ तो दूसरी बॉडी भी तुम पर फोर्स लगाती है। तो ये क्या है? थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ये पहला लॉ है। और सेकंड क्या है? मोमेंटम वाला, चेंज इन मोमेंटम को कम या ज़्यादा करने वाला। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था न्यूटन के तीनों लॉ के अकॉर्डिंग। मैंने आपको तीनों लॉ को मैंने यहाँ पर बता दिया। अगला क्वेश्चन है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की जड़ता वस्तु का कारण बनती है। जड़ता का मतलब कोई भी चेंज हो रहा है ना तो उसको रोके। चेंज का मतलब, मान लीजिए आप कोई गुब्बारा है, गुब्बारा कैसा होता है? हवा भरी है उसमें, उसको अगर दबाओगे तो जब छोड़ दो, वो अपोज कर रहा है ना, तुम्हारे भी ऊपर फोर्स लगा रहा है, जब उसको तुम छोड़ दोगे तो वैसे ही हो जाएगा। मतलब जैसा है वैसा रहना चाहता है। चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, रुका हुआ है तो रुके रहना चाहता है, शेप बदलना नहीं चाहता। तो इसे कहते हैं जड़ता, इसे कहते हैं इनर्शिया। याद रखना है। तो यहां पर बोला जा रहा है किसी वस्तु की जड़ता वस्तु का कारण बनती है। मतलब इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स स्पीड। हर वस्तु थोड़ा ना इंक्रीज करेगी अपनी स्पीड। बॉल है, बॉल को अगर ढलान से गिराओगे तो अपनी स्पीड तेज कर लेगी, मानते हैं। लेकिन एक गट्टा है, जो गट्टा मतलब कि क्यूब को अगर वहाँ जो फिसलने वाली जगह है वहाँ गिराओगे तो क्या वो स्पीड तेज कर लेगी? नहीं करेगी ना। तो हर बार स्पीड थोड़ा ना तेज होगी, तो ये तो गलत है। डिक्रीज, अब यार फिर वही बात, हर बार थोड़ा ना। बॉल को अगर गिराओगे तो तेज हो जाएगी स्पीड, अगर वो क्यूब को गिराओगे तो तेज थोड़ी ना होगी स्पीड, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद इट रेजिस्ट एनी चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये क्या करती है? अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रेजिस्ट करती है। मतलब अगर वो रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, वो नहीं चाहती चलना। ये है इनर्शिया, ये है इनर्शिया। और ये पहले लॉ जो न्यूटन जी का लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ है वो बता रहा है, वो उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और मतलब आंसर यहां पर बिल्कुल यही सही होगा, सी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है। अपने जो मोशन है उसको ना तेज होने देना चाहती, ना चलने देना चाहती, ना रुके रहना चाहती। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, ये चाहती है, ठीक है। क्या? इनर्शिया, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही, शायद आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। दो वस्तुएं हैं, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? F। क्या ये पता है? ये क्या, मैं आपको बताता हूं। इसका इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है? न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया है कि दो वस्तुएं हैं
एक वस्तु M1 है, एक वस्तु M2 है। तो इन पर फोर्स कैसा लगेगा? दोनों वस्तुओं के मास के मल्टीप्लाई में और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोबारा सुनिए, मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो इनकी बीच की, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके बीच की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। न्यूटन्स ने बोला है। तो यहाँ पर बोला जा, और हाँ एक ये डायरेक्टली और इन्वर्सली का लगा दूँ। अब इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे जी लगाना पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, चाहे कहीं पर भी चले जाए, दुनिया ब्रह्मांड में फिक्स रहेगी। क्या है? 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू बता दी मैंने? ये मैंने जी की वैल्यू बता दी है। ठीक है, अगर अभी लिख दूंगा तो टेंशन मत लीजिए, इस क्वेश्चन में शायद यूज़ भी नहीं है उसका। यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को उसके बीच की दूरी को बदले बिना आधा कर दिया जाए, मतलब डिस्टेंस को आपने बदला नहीं, जैसी है वैसी ही रहने दी। आपने क्या किया? बस इनके द्रव्यमानों को, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को उनके बीच की दूरी को बदले बिना आधा कर दिया, तो दूरी को बदले बिना, हाँ मतलब इसको मास को इन्होंने क्या कर दिया? आधा। मास को आधा किया तो M1 क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा आधा, और ये F2 क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आधा। दोनों को आधा कर दिया ना, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा हो जाएगा? देखिए, पहले क्या था? ये था, पहले इतना ही तो था। अब इसमें दो नीचे आ गए। जब दो नीचे आ गए तो मतलब ये पहले फोर्स का 1/4 हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जो भी मास में इफेक्ट पड़ेगा वो डायरेक्टली पड़ेगा। मास एक आधा हो रहा है तो फोर्स आधा हुआ 1। अगर मास दोनों आधे हो रहे हैं तो फोर्स आधा होगा 1/4, है ना। तो यहां पर आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये न्यूटन ने समझाया था। किसी को जी की वैल्यू जाननी है तो यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि अगले वाली स्लाइड में। ठीक, चलिए यहां पर देख लीजिए जी की वैल्यू क्या है। जी की वैल्यू है 6.7 इंटू, पॉइंट नहीं लगा, 6.7 इंटू 10 की पावर -11। इसकी यूनिट भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, और इस वैल्यू को किसने बताया था ये भी पूछा जाता है। तो ये कैवेंडिश साहब ने बताया था। न्यूटन मत लिख दीजिएगा, कैवेंडिश। कौन? कैवेंडिश। एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हट रहा है या मैं आ रहा हूँ बीच में? देखिए ये किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है, रट लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में तो पूछी ही जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पहले अपने आप को सेट कर लें उसके बाद। तो अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्वालिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में मात्रा, जी की मात्रा का मान क्या होगा? तो जी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ये किस पर डिपेंड करेगी? अर्थ पर। बताइए कि किस पर डिपेंड करेगी? अर्थ पर या फिर अर्थ के रेडियस पर? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी ब्रह्मांड में चले जाएं, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसका मतलब ये कहीं भी बदलेगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। मतलब कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो अर्थ का मास हो, चाहे वो अर्थ का रेडियस हो, या कुछ भी हो, किसी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। वैल्यू दोबारा लिख देता हूं, 6.7 इंटू, पॉइंट नहीं लगता बार बार, उसके बाद इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम ये माइनस में लगा देंगे तो पर का मतलब यही होता है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क भी बहुत सारे तरीके बहुत टाइप के होते हैं। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं ना, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे कि क्या है, ठीक है। ये है तो फॉर्मूला है इसका वर्क डन का, अरे चल नहीं रहा पेन, क्योंकि हाँ वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं है। अब जो 11-12 तो पढ़े होंगे ना,
फिजिक्स केमिस्ट्री, वही से गलत भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 10th लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, तो 10th तक का ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 11th 12th वाले प्लीज़ दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा अभी। तो मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कॉस फैक्टर मतलब कॉस थीटा, ये पूरा है वर्क डन का फॉर्मूला। आपने पहले अभी तक आपने पढ़ रखा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, उसके आगे कॉस थीटा भी लगता है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू पता है ना आपको, कि कहीं मैं ऐसे कुछ भी बोलता जाऊं, रुकिए लिख देता हूं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पर होती है 0 डिग्री पर होती है 1, 90 डिग्री पर होती है 90 डिग्री पर होती है 0, 180 डिग्री पर होती है कितनी, तो अब यहाँ पर -1 आ जाएगा, उसी तरीके से बढ़ता है 1 0 -1 1 0 -1, इस तरीके से चलता है। इसकी अगली वाली मतलब 270 पे हो जाएगी 0 और 360 पे हो जाएगी 1। ठीक, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, कब नेगेटिव होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स भी लगे डिस्प्लेसमेंट भी हो और दोनों अलग अलग डायरेक्शन पर हो। 180 डिग्री कैसा, ऐसा ही तो, फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तब क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर आंसर मैंने डायरेक्टली आपको आंसर पे पहुंचा दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, जब फोर्स एक डायरेक्शन पर लगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन पर लगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 का। जब 180 का एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव। अगर फोर्स जीरो लाना है मुझे, फोर्स जीरो लाना है का मतलब जब मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन 90 डिग्री पर कर दूंगा, 90 डिग्री पर जब हो जाए, बन गया 90 डिग्री जब कर दूंगा तब क्या हो जाएगा, तब हमारा वर्क डन हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, लेकिन वर्क डन कितना, 0। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है। फोर्स की यूनिट जूल होती है, आप सबको पता होगा, मैं क्या ही बताऊं। और फोर्स की नहीं, वर्क डन की यूनिट जूल होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। SI यूनिट्स की बात की है मैंने। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप समझ गए होंगे, मैंने शायद समझाने की कोशिश की, आपको समझ आ चुका होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उसके बाद बात करेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सी यूनिट एनर्जी की नहीं है। तो इनमें से यूनिट एनर्जी की नहीं है वो कौन होगा, तो वो होगा, देखिए एनर्जी की यूनिट जूल है, जो वर्क डन की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है, वही हीट की यूनिट होती है। ठीक है, तो जूल है। न्यूटन मीटर, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, वर्क डन का जो फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो क्या हो गई, न्यूटन मीटर, वो भी एनर्जी और फोर्स दोनों सेम है, यहाँ पे सेम ही होते हैं यार, यहाँ पे क्या हर जगह, तो ये ठीक है, ये भी यूनिट है। किलोवाट, अब ये गड़बड़ है, और किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है। जो किलोवाट है ये पावर की यूनिट होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं कराए, तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर ले लूँ, मैं शायद लास्ट। तो यहाँ पर ये साइंस का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज, इनमें से कौन सी वायरल डिसीज नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा पेन ले लूँ अपने लिए, तो कौन सी वायरल डिसीज नहीं है, तो देखिए वायरल डिसीज, डेंगू एक वायरल डिसीज है, हाँ, मलेरिया नहीं है, डेंगू वायरल डिसीज है, मच्छर से होती है, लेकिन डेंगू मच्छर के थ्रू, डेंगी मच्छर के थ्रू वायरस फैलाती है वो। ठीक है, तो यहाँ पर डेंगू तो वायरस डिसीज है। एड्स आपको पता है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस से होती है, तो ये HIV वायरस से होती है, जिसको कहते हैं ह्यूमनो इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो ये भी एक वायरस से होने वाली डिसीज़ है। टाइफाइड वायरस से नहीं होता, टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, याद रखना है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा, फ्लू आपको पता होगा, ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है।
ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। मैंने ऑलमोस्ट आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बेहतर लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं अपने वीडियो को, जिससे कि हम आपको प्रोत्साहित होकर और बेहतर काम करने की कोशिश करते रहें और करते भी रहेंगे। डोंट वरी, हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।